હાય, હું છું યશ ને તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો વેલ જે 90.8 FM. હવે છેલ્લા કેટલા દિવસથી બિઝેસ્ટના સ્ટુડન્ટ્સ આપણા સ્ટુડિયોમાં આવે છે અને એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરે છે કે એમનું બિઝેસ્ટની જે આખું ફેસ્ટિવલ હતું એ કેવી રીતે ગયું. આજે આપણી જોડે એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે લોકોએ બહુ સ્માર્ટલી એક નહીં પણ બે સ્ટોલ રન કર્યા છે. તો ચલો આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. હાય, તમારું નામ શું છે? मेरा नाम समद लिलकर है. मैं सेम 4 में हूँ IMBA के. मेरा नाम जानवी अग्रवाल है, मैं भी सेम 4 में हूँ IMBA से. मेरा नाम अयान गोगदा है, मैं भी सेम 4 में हूँ IMBA से. તમારી ટીમમાં કેટલા મેમ્બર્સ હતા? टोटल 10 लोग थे हमारी टीम में. बट एक ने बैकआउट कर लिया था, तो आप बोल सकते हो 9 लोग थे. ઓકે, તમારા સ્ટોલનું નામ શું હતું? हमारे 2 स्टॉल थे जैसे आपने कहा. पहला फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल था जिसका था नाम क्रंची भुक्कर्स, एंड सेकंड स्क्विड गेम की थीम पे था जिसका नाम था द स्क्विड एरेना. તો આનું આઈડિયેશન ક્યાંથી આવ્યું? મતલબ સ્ક્વિડ એરેના તો ચાલો આપણે સમજી શકીએ કે સ્ક્વિડ ગેમ્સ મૂવી પરથી તમે લીધું, પણ ક્રન્ચી ભુક્કર્સ? अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमने चैट जीपीटी करा था. हमने बहुत सारे नाम लिए थे और उसमें से कुछ एक अच्छा नाम चाहिए था कि सुनने में थोड़ा लगे, एक यूनिक लगे. तो फिर हमें मिल गया क्रंची भुक्कड़. थोड़ा फ्रेंच फ्रेसी क्रंचीनेस से, फिर भुक्कड़ थोड़ा हंग्रीनेस से, फिर आ गया नाम क्रंची તો भुक्कड़. આનું ઇનિશિએટ કોણે કર્યું હતું? પહેલો વ્યક્તિ કોણ હતો કે યાર ચલો બિઝનેસ આવી રહ્યું છે, આપણે એક ટીમ બનાવીએ અને આનું ચાલુ કરીએ? इसमें ऐसा था कि सब इंटरेस्टेड थे 10 लोग. किसी को आइडिया नहीं था, बहुत सारे लोगों की क्या करना है पर क्या करना है. अब मुझे हेली मैम जो हमारे मैम थे, उन्होंने बोला कि समझ तू करेगा बिजनेस में, ठीक है. मैंने बोला ठीक है, अब मैं करूँगा. तो मेरा पहले से था कि मुझे 2 स्टॉल ही करना है. मुझे था ऐसा कि मैं 2 स्टॉल ही करूँगा. फिर अब ये मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त है. अब ये मेरे साथ आता ही है हर जगह. तो ये था नहीं उस टाइम पे प्रेजेंट, तो मैंने इसका नाम तो लिख लिया मेरे साथ. जानवी ने हमें ज्वाइन करा कि आप जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ. फिर हम धीरे धीरे टीम बनाई हम लोगों ने, जैसे हमारे क्लासमेट के साथ. हमारे 7 लोग हो गए थे. अब 3 लोग नहीं मिल रहे थे. हमें 10 लोग की टीम बनानी थी क्योंकि हमें कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना था. अब 3 लोगों को मैंने ऐसे रीच आउट करा कि तुम जस्ट हमें फंडिंग दे दो, जो हम बोले. आपको पिचिंग डे आने की ज़रूरत भी नहीं है, बिडिंग के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है, और मेन इवेंट में भी आने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप हमें दे दो फंडिंग. ऐसे मैं 3 लोगों को लाया था. टोटल 10 लोग करे थे. તો પહેલાથી જ તમે વિચારીને જ બેઠા હતા કે મારે 2 સ્ટોલ જ કરવા છે? તો એ કેમ, મતલબ 2 સ્ટોલ કેમ યાર? मैंने पिछले साल 1 स्टॉल करा था. मैं बिडिंग में से ही बाहर हो गया था क्योंकि मुझे दिख गया था कि नहीं वर्कआउट कर रहा है. इस बार मैंने सोचा कि कुछ तो अलग करता है, मतलब जो सब कह रहे हैं वो नहीं करना, कुछ अलग करता है. मैंने देखा कि एक टीम को एक ही स्टॉल अलाउड था, 5 लोग की टीम. तो मैंने सोचा अब 10 लोग की टीम बना के डाइवर्ट करते हैं इसको. અને બિડિંગ રાઉન્ડમાં તમે શું કર્યું? बिडिंग के लिए देखा जाए तो मतलब हमारी जो टीम थी हम लोगों ने लाइक 2 कर दी थी. जैसे क्रंची भुक्कड़ के लिए हम 2 थे और बाकी 2 के लिए आस्था और ये आदिल, ये 2 लोग बैठे थे. तो उसमें क्या था, हमारा मेन मोटिव था कि कम प्राइस में स्टॉल लेना था. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जैसे बिड, हम लोग सेकंड में निकल गए थे बिड करके. लाइक हमारा क्या था कि फर्स्टली हमने बहुत हाई बिड रेज करी, जैसे कि पहले आगे के स्टॉल निकल जाए. तो फर्स्ट वाले ने इतना हाई बिड करा तो वो लाइक 3000 तक पहुंच गया. तो उसको फर्स्ट स्टॉल उतना में मिला, एंड सेकंड हमको 22 में मिल गया. उसके कारण सेकंड में किसी ने इतना हाई बिड करा ही नहीं. उनको लगा कि बिड अब नीचे जाएगी ऐसा. બજેટ શું વિચારીને ગયા હતા? बजट 5000 ही था. બજેટ તમારું 5000 હતું, પણ આમાં અમે વિચાર્યું તો એવું કે બંને સ્ટોલની પાછળ 2500 અમે એક્સપેન્સ કરશું ફિક્સમાં. પણ અમને જે સેકન્ડ સ્ટોલ મળ્યો ને, સ્ટોલ નંબર 2, એ અમને મળી ગયો 2200માં. તો જેમાં પણ હું ના પાડતો તો હું જે હાઈ જતો હતો, કેમ કે મને એવું હતું કે ઇકોનોમીનો સ્ટોલ નથી લેવું, આપણે એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટોલમાં જઈએ એમ. પણ જાહ્નવી જે એક્સપિરિયન્સ વાળી હતી, મારી માટે આ વખતે નવું હતું બિઝનેસ. તો જાહ્નવીએ મને એ ટાઈમે કીધું કે નહીં, આપણા સેકન્ડ નંબર સ્ટોલ બરાબર છે, 22માં પડે છે, તો એ સસ્તો ઘણો પડે છે. તો એ ટાઈમે પછી અમે 22 નંબરનો સ્ટોલ લઈ લીધો 2200માં. પણ પછી આગળ જતા મેં જોયું તો પછી બધા સ્ટોલની પ્રાઇસ જતી હતી 3200 સુધી. અને પછી અહીંયા ઓલું થાય, આપણે શું કહેવાય, બધા પ્લેયર્સને બોલાવે અને પછી જે નંબર નીકળે, લોટરી ટિકિટ ટાઈપ, એ ટાઈપ થાય. અને એમાં પણ અમારો જે સ્ટોલ છે ને પ્રીમિયમ, અમારો બીજો ગેમનો સ્ટોલ છે, એમાં મેં વિચાર્યું તો એવું કે જે પ્રીમિયમના જે 10 સ્ટોલ આવે છે તેમાં જે સ્ટેજમાં પરફોર્મન્સ થાય ને મેઇન, એની આજુબાજુમાં તમે લઈએ ને સ્ટોલ, તો ત્યાંની જે બાજુની જગ્યા છે જે અમે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ સ્ટોલના, કેમ કે અમારે ગેમ્સ રમાડવાની હતી બધાને. તો અમારી એક સ્ટ્રેટેજી હતી. પણ ક્યારે અમે સ્ટોલ
નંબર 70 સ્ટોલ નંબર 21 ટાર્ગેટ કર્યો હતો અને એમાં મેં ગયા હતા 3200 સુધી હાઈ પ્રાઇસમાં અને પછી અમે લોટરી માટે પણ ગયા હતા પણ ત્યાં અમને બાય ચાન્સ લકના કારણે અમને મળ્યું નહીં ક્યારે તો પછી અમે 22nd 3rd 4thમાં બીડ ન કરી પછી અમે એકદમ લાસ્ટ સ્ટોલ જોયો સ્ટોલ નંબર 26 કે જેની બાજુમાં અમારા એલજીનો ગેટ પડે છે IMBA નો તો એની પાછળ ત્યાં પાર્કિંગની જગ્યા હોય છે થોડીક તમે કીધું કે અમે એ જગ્યા યુટિલાઇઝ કરશું તો અમે એ સ્ટોલ ટાર્ગેટ કર્યો ને એ સ્ટોલ પછી અમને પ્રીમિયમમાં સૌથી સસ્તો સ્ટોલ 2800માં પડી ગયો એ વાળો સ્ટોલ અને પછી બાય લક હજી તમને કહું ને તો એક્ઝેક્ટ ઈ સ્ટોલની બાજુમાં કેશ કાઉન્ટર આવી ગયું એટલે અમારી જે મેઇન નીડ હતી કે એક સ્ટોલ અમે કેશ કાઉન્ટરની બાજુમાં જ રાખીએ તો એ અમારી થઈ ગયું હતું ત્યાં અને પછી અમે બીડિંગ આ રીતે ક્લોઝ કર્યું હતું આખું. ઓકે ટેબલ ઉપર છે ને ટેપ ના કરતા ઓકે કોઈ વાંધો નહીં હવે તો આપણે ત્યાં જે તમે કીધું કે એક ઇકોનોમિક કરીને હતું સેક્શન અને એક પ્રીમિયમ હતું તો આ શું હતું મતલબ આ કઈ હિસાબથી સ્ટોલ્સ ફાળવ્યા હતા. जैसे प्रीमियम वालों में इलेक्ट्रिक सॉकेट दिए थे इन्होंने जिसको यूज़ करना और इकोनॉमी में इसमें नहीं थे उनके प्रीमियम के साइज भी बड़े थे साइज के हिसाब से तो उस हिसाब से इन्होंने सेपरेट करे थे. अब हमें प्रीमियम का काम ही नहीं था हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट का काम ही नहीं था दोनों में बट अब स्टॉल चाहिए था तो प्रीमियम मिल रहा था तो फिर हमने ले लिया कि चलो अब मिल रहा है तो अब इसमें हमारी स्ट्रेटेजी दूसरी क्या थी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में. फ्रेंच फ्राइज जो था वो हमने जैसे फ्रेश देना है हमको और क्रिस्पी देना उसको तो हमने टाई अप कर लिया था कॉलेज के बाहर एक फूड ट्रक वाला है उसके साथ हमने टाई अप कर लिया उसे हमने कहा कि हम आपको फ्रोजन फ्राइज देंगे आप हमें बैच में फ्राई करके हमें दोगे हर हम आपको दे देंगे 10-15 मिनट पहले बोलेंगे तो आप हमें देना तो वैसे वर्क कर रहा था. अब एक लिमिटेशन वहाँ पे ये थी कि जो फूड ट्रक वाला था उसका टाइम 1 बजे तक का ही था वो 1 बजे के बाद चला जाता है. उसके बाद हमने ये सोचा था कि 1 से 4 में अगर डिमांड आती है या कम हो जाती है डिमांड तो हम इलेक्ट्रिक स्टोव ला के वो इलेक्ट्रिक सॉकेट का यूज़ करके हम यहाँ पे ही फ्राई करके देंगे बट फिर चीज़ें बदल गई तो उसकी नौबत ही नहीं आई. બે સ્ટોલ લેવા પાછળનું રીઝન શું હતું. पहला रीज़न तो था कि डाइवर्सिफिकेशन करें हम फूड देखो दो जो कैटेगरी है अच्छी वो एक गेम्स है और एक फूड है दोनों में मज़ा आता है और अच्छी मतलब सेल्स होती है आप बोल सकते हो. तो फूड और गेम्स का यही था कि डाइवर्सिफिकेशन करना था कि अगर एक में कम हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर एक में से BEP कवर होता है तो एक में से प्रॉफिट कमा लेंगे या एक में से BEP कवर करते तो एक में ये हमारी स्ट्रेटेजी थी एक तो. दूसरा कि रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट करना था कि एक स्टॉल नहीं चल रहा तो दूसरा चल जाएगा तो वो एक आइडिया था कि 2 स्टॉल इसलिए करते तो डाइवर्सिफाइड होगा. और मैं बोलता हूँ आपको एक्चुअली बिजनेस जो था ना हमारी मेन स्ट्रेटेजी ये थी कि यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो मेनली एक्सपीरियंस के लिए आते हैं वहाँ पे वो लोग ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे तो फूड एक ऐसा कैटेगरी था और गेम ऐसे कैटेगरी थी जहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे मतलब तो इसलिए हम लोग ये 2 कैटेगरी पीछे गया था क्या कस्टमर आए तो हमने प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल रखा था कस्टमर्स के लिए. तो फिर फूड में भी अगर कस्टमर्स आते हैं तो हमने ट्राई ऐसा किया था कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम उनको गेम के स्टॉल्स में भेजते हैं कि आप वहाँ जाओ आप वहाँ गेम्स जीतते हो तो आपको कूपन्स मिलेंगे फ्रेंच फ्राइज के ऊपर. तो हमने इस तरह से सारी स्ट्रेटेजीज बनाई थी और वहाँ पे हमने प्राइसिंग ऐसी रखी थी मतलब पूरी की पूरी आपको मैं बोलूँ ना तो कस्टमर एक बार आया ना हमारे पास तो हम मैक्सिमम ट्राई यही करते हैं कि वो दोनों स्टोर्स पे विजिट करे हमारे और वो एक एक्सपीरियंस अच्छा गेन करे. ઓકે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું ગયું છે. पर हेड 1200 मान के चलो तो 10 लोग थे तो 12,000 समथिंग 11-12,000 के समथिंग गया था. वो जो एक्सपेंस था हमने जो इनिशियल लिया था पर हेड 1,000 रुपये डिसाइड करा था. प्रोटोटाइप के पहले 200-300 रुपये गए थे वो हमने कंसिडर नहीं करे क्योंकि वो हमने कॉस्ट में नहीं गिना. मेन एक्सपेंस आप 10-11 के अराउंड समझो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ था. ઓકે અને USP શું હતી બંને 2 સ્ટોલ તમે લોકો ચલાવી રહ્યા છો લોકોને એક સ્ટોલ ચલાવવામાં ફાફા પડી જાય છે પ્રોફિટ્સ મળતા નથી લોસ ઘણા થઈ જાય છે તો આ 2 સ્ટોલની તમારી USP શું હતી. पहला USP तो फ्रेंच फ्राइज का मैंने आपको बोला कि ये हमने क्यों लिया फ्रेंच फ्राइज. देखो अगर आप ठंडी इसको दोगे या थोड़े टाइम तक रखोगे तो ये मज़ा नहीं आता खाने में. अब वहाँ पे स्टॉल पे इतनी जगह ही नहीं होती कि कोई इसको फ्राई करे तो हमारा USP क्या था कि हमने टाई अप कर लिया था बाहर जिसकी वजह से हम ही बेच पा रहे थे फ्रेंच फ्राइज और किसी के लिए पॉसिबल नहीं था. पहला ये. दूसरा हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने ऐसे इंटीग्रेट करे थे दोनों स्टॉल. स्क्विड गेम पर अगर कोई जीतता है गेम 3 या 4 गेम तो उसको फ्री फ्रेंच फ्राइज मिल रही थी और फ्रेंच फ्राइज के काउंटर पे भी कोई आ रहा है तो हम उसे बोलते थे कि अगर आपको गेम्स खेलनी है तो पहले आप गेम्स खेल लो क्या पता आप जीत जाओ तो आपको फ्री में मिल जाए. और अगर कोई स्क्विड गेम में हार भी जाता है तो उनके लिए भी गिफ्ट था कि अगर आप हार जा रहे हो तब भी आपको 10 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है हमारे मेन्यू पे. हम ये ट्राई कर रहे थे कि दोनों तरफ से कस्टमर कुछ ना कुछ तो हमें दे के जाए. वो
चिपका रहे आपके साथ। हाँ चिपका, हाँ, दोनों स्टॉल्स में से कुछ ना कुछ तो उनमें से इनकम आ जाए, हाँ इनकम आ जाए, कस्टमर चला ना जाए। हाँ, और हमारा मोटिव सिर्फ हमारा नहीं था। देखो हमने क्या करा था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूँ। हमने कूपन प्रिंट करवाए थे, 600 कूपन प्रिंट करवाए थे हमने, 20% ऑफ के एक्सक्लूसिव कूपन थे। हमने क्या करा कि जो LJ कॉमर्स बिल्डिंग है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। मेनली हमारा मोटिव था कि जो दूसरी बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, इनके बच्चे यहाँ पे ज़्यादा है। LJ कॉमर्स वाले तो नीचे ही है बेसमेंट में, तो वो तो आने वाले थे। हमें चाहिए था कि दूसरी बिल्डिंग वाले भी एक्सप्लोर करें, हमारे स्टॉल पे आए। तो हमने 600 कूपन पर्सनली जाके डिस्ट्रीब्यूट करे कि हमारा ऐसा स्टॉल है, ये है, वगैरह वगैरह। तो उसका इफेक्ट हमें बहुत दिखने मिला। मेजर हमारी सेल्स उसकी वजह से ही हुई थी। हमारे पास बहुत सारे कूपन इकट्ठा हो गए थे हमारे, और हम ये भी बोल रहे थे कि अगर आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं पसंद या आपको गेम नहीं खेलना, तब भी आप आओ, उधर बहुत सारे स्टॉल है। तो एक बार कस्टमर आएगा तो वो किसी को तो बेनिफिट करेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। એક સ્ટોલની પાછળ ઘણી બધી મહેનત જાય, તો બે સ્ટોલ જ્યારે તમે રન કરતા હો તો બિઝનેસના એક દિવસ પહેલા એ માહોલ કેવો હતો તમારા ટીમમાં? मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन था कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, मतलब कैसे डिवाइड करेंगे, किसको कहाँ रखें, किसको क्या काम देंगे। तो उसमें थोड़ा था मतलब જેમ કે આપણી વાત થઈ હતી પહેલા, બિઝનેસના એક્ઝેક્ટ એક દિવસ પહેલા અમે 3 જણા કોલેજમાં 6 થી 7 વાગ્યા સુધી હતા. અમે એનાલાઇઝ કરતા હતા બધું કે આ કયો સ્ટોલ કઈ રીતે આવશે અને અમે અમારું કઈ જગ્યાએ કઈ વસ્તુ ગોઠવશું અમારું. તો એમાં અમારો ટાઈમ લાગ્યો તો બહુ જ તે. એટલે આ એક ટેન્શન મારે બહુ મોટું હતું કે બીજા દિવસે સવારે આવીને વહેલા અમે કોલેજ આવી ગયા 6:30 વાગ્યામાં તમે 3 જણા, અને બધું એડજસ્ટ કરવા માંડ્યા હતા. અને અમે જોતા હતા બીજા બધા સ્ટોલ્સનું, પણ તોય તો અમારથી જેમ બેસ્ટ થઈ શકે ને અમે કરવા માંડ્યા તમારું એડજસ્ટમેન્ટ બધું, કારણ કે 2 સ્ટોલ્સ હતા આ વખતે. हमने टीम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करी थी, जैसे फ्रेंच फ्राइज पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। एक बंदा फूड ट्रक से यहाँ पे ला रहा था फ्रेंच फ्राइज, और 2 बंदे सर्विंग कर रहे थे। मेन हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था गेम स्टॉल पे, क्योंकि उधर क्राउड ज़्यादा था। हमारा कॉन्सेप्ट भी 1v1, 2v2 ग्रुप गेम्स का था, तो उधर ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए हमें। तो हमने वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उधर हमारे 6-7 मेंबर ज़्यादा थे उधर गेम्स के स्टॉल पे, और यहाँ पे 2-3 रखे थे। तो उस हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। બધાનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રોલ શું હતો? ઇન્વેન્ટરી કોણ સંભાળતું હતું? ફાઇનાન્સ કોણ જોતું હતું? फाइनेंस में इंडिविजुअल रोल में ऐसा है कि हम 3 मेन काम कर रहे थे सब। दूसरे मेंबर को हम सिर्फ बता रहे थे कि आपको ये करना है, तो वो कर रहे थे वैसा। फाइनेंस का मैंने देखा था, इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल सब जानवी ने देखा था। स्क्विड गेम जो गेम का स्टॉल था उसका पूरा प्लानिंग अयान ने करा था। पूरा गेम्स कैसे करनी है, क्या करनी है, वगैरह वगैरह। जानवी का भी उधर एक रोल अच्छा था। आदिल भाई ने हमें बहुत हेल्प करी थी। ये सब देख रहे थे उस टाइम पे कि अगर फ्रेंच फ्राइज फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज उसको देनी है फूड ट्रक वाले को, कब देनी है, वहाँ से रेडी होके कब लानी है यहाँ पे, वो सब वो मैनेज कर रहे थे। और बाकी के सब गेम्स के स्टॉल पे था। कैंटीन वाले ने हमारी बहुत अच्छी हेल्प की थी उस दिन, क्योंकि उस दिन हुआ क्या कि फ्रेंच फ्राइज जो थी ना उसको फ्रोजन रखनी पड़ती है डीप फ्रीज में -सेल्सियस पे। तो अब हमें एक प्रॉब्लम था कि अगर हम लोग उसको जल्दी लाते हैं कॉलेज में तो फिर हम लोग उसको बाहर नॉर्मल कंडीशन में नहीं रख सकते। तो उस दिन समद और आदिल, मतलब जिन दोनों को मैंने बोला था कि आप कुछ भी करो लेकिन कहीं ना कहीं किसी के फ्रीज में रखा। तो ये लोग कैंटीन के पास गए, कैंटीन में गए, भैया के पास मिले, और उन्होंने जैसे भैया को प्रॉब्लम बताई, भैया ने कुछ सवाल किए के बिना ऑन द स्पॉट बोला आप मेरे पास रख दो, आपको जब भी चाहे तब आप लेके चले जाना। मतलब एक हम बहुत थैंकफुल तो भैया को कि आप मान गए इतनी जल्दी, वरना वो एक हमारा उस दिन ऑन द स्पॉट बहुत बड़ा इशू हो गया था। क्योंकि ये हमने सोचा ही नहीं था कि हमें उस दिन शॉप में बोला, शॉप ऑनर ने, कि आप इसको बाहर नहीं रख सकते, आपको इसको फ्रीज में ही रखना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पीजी में रहता हूँ, इसलिए पूरी रात मैंने फ्रीज में रखा। मगर कॉलेज में से फिर पीजी में तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हमने सोचा कहीं आसपास में ही। तो फिर हमने कैंटीन में डायरेक्ट ट्राई किया। तो आदिल भाई गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब बना लिया सर को, और वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मतलब वो ऑन द स्पॉट उसी दिन सुबह, क्योंकि एक प्रॉब्लम अराइज हो गया था हमारे लिए, एक वो हमने बैकआउट, लेकिन फिर हो गया वो प्रॉब्लम सॉल्व। એટલે એમ કહી શકો કે 2 સ્ટોલ્સ ભલે રન કરો છો પણ ચેલેન્જીસ ડબલ થઈ જાય डबल છે। थी जाए। बहुत। अब मेन हमारे लॉस का कारण, या देखो क्या हुआ था उस दिन, हम 12 बजे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। हम प्रिपेयर करके लाए थे कि हम 120 या 130 प्लेट बेचेंगे, पर 30 प्लेट में ही हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। कैसे हो गए थे? हमने पैकेजिंग की जो प्लेट लाए थे सर्विंग के लिए, वो बड़ी साइज़ की आ गई थी। और हम जब फ्रेंच फ्राइज उसके अंदर डाल रहे थे तो बहुत बहुत कम क्वांटिटी दिख रही थी। 100 ग्राम का हमारा प्लानिंग था। अब हम ये सोच रहे थे कि कस्टमर को इतना कम देंगे तो नहीं लगेगा अच्छा। अब हम देते गए फ्रेंच फ्राइज। बाद में हमें रियलाइज़ हुआ
कि पैकेट ख़त्म हो रहे हैं फ्रेंच फ्राइज के और प्लेट भी 30 ही गई है, अब इन्वेंटरी नहीं है। तो वो बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब भी हमने बहुत ट्राई करा, हमने बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जहाँ से हो सकता था वहाँ से एक्वायर करा रॉ मटेरियल, फ्राई करवाया उसे। हमने बहुत खींचा उसको 2 बजे तक। फिर 2 बजे फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि अब कहीं से इन्वेंटरी भी नहीं आ रही है और अब मज़ा भी नहीं आ रहा है। एक वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। फिर हमने सोचा कि जितना हुआ है उतना रखते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। वो वाले गेम स्टोर पे क्या हुआ था कि वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से भी हम कमाएंगे रेवेन्यू। उधर ही गेम चले कि नहीं चले क्या पता, हमारा उधर फोकस डाइवर्ट नहीं हो पाया था। वहाँ पे हमने 1000 रुपीज़ की भी सेल नहीं करी थी। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि 3000 रुपये था टोटल। ऊपर हमने 1000 रुपीज़ की भी सेल नहीं करी थी 2 बजे तक, 1 बजे तक। तो उधर एक बहुत नेगेटिव हमारा था उधर पॉइंट। और यहाँ पे भी फिर हमने वाइंड अप करके हम उधर पहुँच गए कि अब उधर से कुछ तो रेवेन्यू लाना पड़ेगा वहाँ से। तो हमने क्या करा कि जो अक्षत है गाना गाता है, तो हमने उसको बुलाया कि भाई अब तू यहाँ पे बैठ। गेम्स और एंटरटेनमेंट का स्टॉल था। मैंने बोला गेम्स नहीं चल रही तो एंटरटेनमेंट करते, तू यहाँ पे बैठ, तू गाना गा यहाँ पे, उसके थ्रू कुछ रेवेन्यू लाने की कोशिश करते, कुछ ट्राई करते। बट सेम टाइम कॉलेज वाले भी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे स्टेज पे, तो वहाँ से ऑडियंस नहीं आ रही थी। हम यहाँ पे कितना भी कुछ गाना गा रहे थे, वहाँ से ऑडियंस नहीं आ रही थी। फिर हमने सोचा कि अब चलो जो हो गया है ठीक है। अब बहुत ट्राई करा कि कुछ करे बट नहीं हो पाया। फिर हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पे ही स्टॉप करते, जो हो गया ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्यों हुआ तो? बहुत अच्छा था ओवरऑल। तो मतलब बहुत सारी लर्निंग्स मिली। लाइक हमको पता चला कि कैसे सर्व करना, मतलब विजुअल जो अपने परसेप्शन होता है लोगों का, कितना मतलब प्लेट की क्वांटिटी, जैसे बताया कि प्लेट बड़ी थी, उनको क्वांटिटी कम दिख रही थी, तो वो रेट के हिसाब से उसको थोड़ा सेट करने का समझ में आया। फिर ये इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना और कितनी ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कैसे मतलब कस्टमर को कैसे लाना। और हमारे जो दूसरा स्टॉल था जो स्क्विड गेम वाला, उधर हमें थोड़ा लर्निंग मिला कि कैसे लाए, क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिटर एक और था सेम स्क्विड गेम का उधर। वो नेगेटिव, वो एक थोड़ा सा हमारे इम्पैक्ट करा। पर हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी अगर अच्छी होती तो हमको थोड़ा रहता कि कैसे और अच्छे से बुला सकते हैं उन लोग को। और तो भी मैं बात करूँ, आपका एक्सपीरियंस तो हमारा मतलब ओवरऑल अच्छा ही था। एक नेगेटिव पॉइंट जानवी ने जैसा बोला कि एक जो स्क्विड गेम था वो मतलब एकदम एंट्रेंस पे ही वो आ गया था स्क्विड गेम, और उन्होंने मतलब ऐसा हाईलाइट किया था ना सब जगह पे मतलब स्क्विड गेम का कि लोगों की मतलब नजरें ही वहाँ जाती है। एक्चुअली हम भी वो करने वाले थे, मगर फिर हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट था ना वो बहुत बढ़ रहा था, और फिर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट नहीं करते स्क्विड गेम के साथ, इसलिए हमने भी थीम रखी थी, मास्क सबको पहनाए थे, फिर सबको पिंक कलर का थीम रखा था, मतलब सब जगह ताकि लोग आए तो अट्रैक्ट तो हो सके एटलीस्ट। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेंबर्स आए, फैमिलीज आई, सबने खेला, मतलब ओवरऑल एंटरटेन किया। फिर लास्ट में अगर मैं बोलूँ, जब हमने स्टॉल वाइंड अप किया तो उस टाइम में हमने सोशल सर्विस करी थी। कुछ बच्चे आए थे बाहर से छोटे छोटे, हमने उनको भी थोड़ी गेम्स खिलाई अपने हाथों से। मतलब बस फिर हमने सोचा कि चलो प्रॉफिट नहीं कमाना तो चलो सबको मजा कराते ऐसा। एंड में जैसे मैंने यहाँ पे लॉस करा 4000 का, तो अच्छा है कि मैंने यहाँ पे 4000 का लॉस कर लिया। अगर मैं रियल बिजनेस करता तो हो सकता है ये 4 लाख का कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सीख मिल गई कि कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो हम खुश है कि 4000 में ही हम रुक गए अभी। अच्छा है, अच्छी सीख मिल गई बिजनेस से। मेरी ओर से अगर देखो मैं कुछ कहूँ તો તમે લોકોએ જે કર્યું, જે તમારું આઈડિયેશન હતું, જે તમારી સ્ટ્રેટેજી હતી, એ બાકી બધા કરતાં ઘણી અલગ હતી. અને અગર જે વર્ક કરી ગઈ હોત તો તમે લોકો એક સેટ એક્ઝામ્પલ બની ગયા હોત કે બિઝનેસમાં અગર જો સ્ટોલ રન કરવું છે તો આવી રીતે કરો. અને નેક્સ્ટ યર આ વર્ષ તો ચલો જતું રહ્યું, નેક્સ્ટ યર તમે આવો ફરીથી સારો કોન્સેપ્ટ લઈને. નેક્સ્ટ યર માટેની અત્યારથી શું કઈ પ્લાનિંગ કરી છે અત્યારથી? नेक्स्ट ईयर माटे तो અત્યારના તો મારો મેઇન તો છે જ તે। मैं बोलूँ अगर तो 2 स्टॉल तो हमने करे है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम इससे ज़्यादा भी कर ले, या तो एक ऐसा करे कि वो 3-4 के मुकाबले हो जाए। करेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग करेंगे। इस बार भी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सीखे हम, तो यही यूज़ करेंगे। लर्निंग्स यूज करेंगे हाँ, अगले साल। और करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे अगली એક કોઈ શીખ જે તમે લીધી હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલી? बार। लोगों को सेवा करना, जैसे हम देख रहे थे कि फ्रेंच फ्राइज लोगों को कैसा लगेगा, हमने ये भूल गए कि हमको क्या इफेक्ट आएगी। तो एक वो नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस रख के चलना चाहिए। और
चेंज को अडेप्ट करना चाहिए कि वो आ गया, अब सिचुएशन इतनी चेंज हो रही थी तो वो अडेप्ट करना चाहिए। आप ऐसे नहीं रह सकते कि नहीं मैंने गेम्स का ही रखा है तो मैं गेम्स ही करूँगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो एक वो सीख थी। और दूसरा देखा जाए तो मतलब पता चलता है कि कितने कंपटीशन कैसे हमको कैसे सरवाइव करना पड़ेगा, क्या क्या नई नई स्ट्रैटेजीज हम ला सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। मैंने तो इस बार तो सबसे मेन तो यही सीखा कि बिजनेस जब रियल करूंगा उसमें इतना लॉस हो गया तो मजा नहीं आएगा, इसलिए इसमें जो हमारा कॉस्ट में सबसे पहले तो हम लोग पीछे पड़ गए थे, क्योंकि हमें ऐसा था कि अगर फ्रेंच फ्राइज है हम लोग 100 ग्राम ही देने वाले थे, लेकिन वो हमने पहले ट्राई नहीं की डिश में कि 100 ग्राम कैसी लगेगी। हमें लगा नहीं यार 100 ग्राम आराम से दिख जाएगी प्लेट्स में, तो फ्रेंच फ्राइज तक क्या वेट रहेगा ऐसा। लेकिन उस दिन जब हमने किया तो मतलब एक हम लोग लैक हो गया था हमारा यहाँ पे कि हमने है ना पहले ट्राई नहीं किया वो प्रोडक्ट कि एक बार कैसा होता है। हमें लगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पे जब हमने किया तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इसलिए अगली बार से है ना 100% फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं तो बोलता हूँ पूरा डमी स्टॉल एक प्रिपेयर करना पड़ेगा तो भी कर देंगे, लेकिन देख लेंगे एक बाર। પર્સનલ લેવલ પર મને એવું લાગે છે કે નેક્સ્ટ યર તમે લોકો કંઈક વધારે જ સારું કરી લેશો, કારણ કે જે હિસાબથી આ વર્ષની તમારી સ્ટ્રેટેજીસ હતી, તમે કહેવા જાઓ તો માઇન્યુટ મિસ્ટેક્સ ઉપર તમારી આખું તમારું જે લોસ આવી ગયું છે એ નાની નાની ભૂલોના લીધે આવી ગયું છે. નહીં તો સ્ટ્રેટેજી એટલી સરસ હતી, માર્કેટિંગ તમે એટલું સરસ કર્યું છે, અને મેઇન મને જે ગમ્યું એ હતું કે તમે જે કેન્ટીન વાળા ભાઈ સાથે વાત કરી અને જે બાર ટ્રક વાળા સાથે વાત કરી, તો એ એકદમ મતલબ ઈઝી થઈ ગયું તમારા માટે. ના તમારે ત્યાં બનાવવું છે, કસ્ટમરને પણ એકદમ ગરમ ગરમ મળી રહ્યું છે, અને તમારું જે મટીરિયલ છે એ પણ બગડતું નથી. તો એ મને પર્સનલ લેવલ પર ઘણું ગમ્યું. હવે જુનિયર્સને તમારે કંઈક ટિપ્સ આપવી હોય તો તમે શું આપશો? कुछ भी स्टॉल लो तो वो पहले रिसर्च करके लेना कि सब ये कर रहे हैं तो हम ये करें, ऐसा नहीं पिछले साल इन्होंने इतना अच्छा रेवेन्यू करा था इस साल भी वो चलेगा, वैसा नहीं। देखो पहले एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, और फुटफॉल देखो इवेंट के। जैसे आप रियल में एक्सपीरियंस करो कि कितने लोग आ रहे हैं। आप ये सोच के मैं चलो कि 1000 लोग आएंगे तो अगर 20% कन्वर्ट करता हूँ मैं तो 200 लोग आ जाएंगे मेरे स्टॉल पे, ये नहीं। प्रॉपर रिसर्च करो फील्ड पे, फिर आप डिसीजन लो कि कितना इन्वेस्ट करना है। और सेकंड बात तो ये थी कि वो प्राइसिंग को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। प्राइसिंग देख के मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। कुछ कुछ लोग के स्टॉल की प्राइसिंग भी बहुत हाई थी, कुछ लोग अफोर्ड कर भी नहीं पा रहे थे। कि हमने पर्सनली मैंने खुद ने भी देखा था ये चीज़, तो थोड़ा सा प्राइसिंग को देख के सेट करना है कि मार्केट से कैसे सस्ते में आप लेके आ सकते हो, फिर यहाँ पे आप अच्छे से रेट पे दे सकते हो। તો મારી તો એ જ ટિપ્સ હતી સબસે પહેલા કે તમે સ્પોન્સર લઈને આવો બહારથી, કેમ કે તમે સ્પોન્સર લઈને આવશો ને બહારથી ત્યાંથી તમારો જે બીઈપી જે છે ને એ બને એટલું વહેલા કવર તો થઈ જ જશે, આમ તો પ્રોફિટમાં જ ચાલશો. કોલેજમાં 1000 રૂપિયાની ફીસ દેવી પડે સ્પોન્સરને એક્સ્ટ્રા, પણ આ વખતે મેં એક ભૂલ થઈ ગઈ માટે મેં સ્પોન્સર્સ ગોઈતા પણ ખરા, કારણ કે આટલું મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું. અમે કીધું કે બધા તો પછી મોંઘું પડશે વધારે, તો અમે સ્પોન્સરને ટ્રાય કરી પણ અમને ન મળ્યા છેલ્લે સ્પોન્સર, તો પછી અમારી પાસે એક ઓપ્શન હતો નહીં, તો અમે પછી સ્પોન્સર્સ તો ન મળ્યા પણ અમે જાતે કેપિટલ નાખ્યું. અને બીજું એક ટીપ એવી આપીશ કે અમે આ વખતે જોયું કે બિડિંગમાં જેટલા પણ જુનિયર્સ છે ને એ બધા આંખો બંધ કરીને બિડિંગ આપે, આમ ઉપર જ રાખે, આમ જોવે નહીં કે ભાઈ ભલે ને 3000 સુધી જાય તો જવા દો, આપણે તો લઈ લેશું, આપણી પાસે આપણે તો કેપિટલ મોટું છે. પણ જરાક મેમ પણ રીચા મેમ પણ કહેતા હતા આ વખતે કે તમે લોકો એકવાર જુઓ તો ખરી કે તમારા બધાના જે પિચિંગ હતા ને મેમે સાંભળ્યા હતા કે તમે બધા આવું કરો છો તો તમે કઈ રીતે આમ બીબી કવર કરશો, અને બધા 32 સુધી જાય જ છે, કારણ કે ઇકોનોમીના સ્ટોલ આ વખતે 32 સુધી ગયા છે, જે અત્યાર સુધીમાં સૌથી મેક્સ ગયું છે. અને અમે ટ્રાય કરીએ ને તો અમારા જે 2800 નો સ્ટોલ પડ્યો ને એ લગભગ આ ભૂલ ન થઈ હોત ને તો એ 2100-2200 માં પડી જ જાત. અને જેમને સેકન્ડ સ્ટોલ પડ્યો ને એમાં જુનિયર્સને એવું લાગ્યું છે, કારણ કે એના જસ્ટ એક રાઉન્ડ પહેલા મેમ એનાઉન્સ કર્યું કે હજી આગળ સ્ટોલ્સ નીચે જશે, એટલે ક્યારે બધા એ ટ્રાય કરીએ છીએ કે નહીં ભાઈ ઇકોનોમીમાં સ્ટોલ નથી નાખવા આટલા બધા પૈસા આપણે, તો એટલે આ વખતે મૂક્યા નહીં. પણ અમે જો જાનની એક્સપિરિયન્સ વાળી હતી તો એ કીધું કે નહીં આગળ હજી ભાવ વચ્ચે જ ત્યાંના, તો પછી એ ટાઈમે 2200 પડ્યો. તો એક આ એક બહુ મોટી જુનિયર્સની ભૂલ છે કે આ વખતે નવા એ લોકો હતા, નો ડાઉટ એ લોકો આવ્યા પાર્ટિસિપેટ કર્યું, પણ એક આ લોકો એ લોકો જોયું નહીં કે આમ જે બિડિંગ હોય ને આમ બધા હાઈ જ રાખી, ટોટલી જોયું નહીં કે ભાઈ કેટલા પૈસા જાય છે આપણાની પાસે. તો એ અમારે તો બજેટમાં આવી ગયું હતા 2 સ્ટોલ્સ, તો એટલે અમારી માટે તો સારી જ વાત હતી. હવે જતા જતા એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મારે તમને બધાને પૂછવાનું છે કે તમે લોકો જે બુક્સમાં ભણે એ શું અહીંયા રિયલ લાઈફમાં કામમાં આવ્યું હતું કે નહોતું આવ્યું? आया है काम में, जैसे जो भी कॉस्टिंग के लिए कैलकुलेशन थे या जो भी थे, बट बुक नॉलेज तो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा एक अंदर से भी एक फीलिंग आनी चाहिए कि बुक का सब सही मतलब नहीं होता, अंदर से भी जो आप सोच रहे हो वो भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो हाँ 50-50% आप बोल सकते हो कि था, रोल था. અને કોન્ફિડન્સ કેટલો વધાર્યો છે બિઝનેસ કે અહીંયા તમે બિઝનેસ કર્યું
ભલે પ્રોફિટ હોય લોસ હોય જે હોય, પણ હવે આગળ ફ્યુચરમાં જ્યારે તમે રિયલ વર્લ્ડમાં જઈને બિઝનેસ કરશો તો આ કોન્ફિડન્સ ત્યાં કેટલો કામમાં આવશે? बहुत बहुत काम में आएगा। આ તો બહુ જ કામમાં આવશે हाँ, confidence. क्योंकि ये देखो आप समझो पूरा एक कॉन्सेप्ट ही बिजनेस का है। हमने हर चीज पिचिंग, जैसे हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो वो पूरा पिचिंग कैसे करनी है, तो कि उसका कॉन्फिडेंस वो कैसे करनी है, जज के सामने कैसे सब फिगर बताना है, फाइनेंशियल फिगर, तो एक अच्छी चीज थी। कॉन्फिडेंस भी आया क्या करना है, कैसे ઓક્શનમાં જેમ બિડિંગનું મેં તમને કીધું એમ કે ઓક્શનમાં તો આપણે આઈપીએલમાં તો જોઈએ જ છીએ કે ઓક્શન કઈ રીતે થાય છે, તેમાં આપણે સામેવાળાનો સ્ટોલનો ભાવ કઈ રીતે વધારીએ, પછી આ આખી સ્ટ્રેટેજી હોય ને આપણી કે આપણો આટલામાં લીધો તો આનો જે મોંઘો સ્ટોલ કરીએ આપણે, આમ સ્ટ્રેટેજીસ ઘણી લાગે ઓક્શનમાં પણ. જે આ વખતે આપણે જોયું નથી બિઝનેસમાં એટલી બધી, એમાં આની પહેલા જોઈ હતી ઓક્શન, કારણ કે વચમાં સ્ટોલ્સ જતા ને એ બધા મોંઘા વેચાઈ ગયા, પણ છેલ્લે સ્ટોલ વેચાણા હતા 1200-1300 રૂપિયામાં, એટલે આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ કે ભાઈ નહીં આ સ્ટ્રેટેજી આ લોકો લગાડી છે ઘણી બધી, પણ આ વખતે જોવા નહોતું મળ્યું જરાય પણ, એટલે એક મને બહુ જોરદાર જોવા મળ્યું. કારણ ઇન કેસ ફ્યુચરમાં ક્યારે પણ ઓપ્શન થાય ગમે જમીનનું કે ગમે ગાડીનું, ક્યારે અમને જોવા મળે કે ભાઈ સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે યુઝ કરીએ આપણે. और देख तो एक बात और ये थी कि कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे पता चल रही थी, मतलब उनका परचेजिंग का क्या था, माइंडसेट कैसा था. ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे कूपन लेके आए, उनको कूपन का वो आया कि उनको ऑफ मिलेगा तो वो उससे अट्रैक्ट हो रहे थे. तो कस्टमर साइकोलॉजी पता चल रही थी. जिनके पास नहीं था बोलते हमें नहीं मिला था, तो उनका एक ये था कि कस्टमर की साइकोलॉजी पता चल रही थी कि कैसे कस्टमर जा रहे हैं, कैसे प्राइस को देख रहे हैं, वो कि अफोर्डेबल है तो वो ले रहे हैं. तो मतलब सब लोग ऐसे, बहुत लोग कस्टमर ऐसे आए थे कि मतलब 2-3 साथ में प्राइस ले लेते थे, 3 का एक साथ ऑर्डर देते, बोलते कि सस्ती तो प्राइस से ले लेते इतने में. तो सबके माइंडसेट यही थे, और वो कूपन वाला वाज द बेनिफिट थिंग हमारे लिए. और हमारा वो आइडिया तो कॉपी भी हुआ था साथ में. एट अ टाइम कॉपी हो गया था। मतलब कैसे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे कूपन, तो कुछ सीनियर्स की टीम थी, सैम 9 वालों की. सैम 9. आप सोचो सैम तो 9. वो आए हमारे पास कि ये क्या दे रहे हो बताओ, तो हमने बोला कि ये कूपन आपको मिलेगा, हमको नहीं पता कि सैम 9 में वो। उन्होंने लिया, हम जस्ट एक राउंड कॉलेज का मार के आए तो वो सेम कूपन बना रहे, कटिंग कर रहे, मतलब एट अ टाइम कॉपी कर लिया कि ये लोग करो तो अपने भी करो. बट उनका भी इतना, जैसे हम तो 600 कूपन की पहले से तैयारी थी, हम सुबह से तैयारी करते, डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिए थे, आखिरी के 50 ऐसे कुछ बचे होंगे, तो हमारा एक प्लस पॉइंट था कि उनसे पहले कर लिया हमने, उधर बेनिफिट हमको मिला था. ઇન શોર્ટ ઘણો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો, રિયલ વર્લ્ડમાં તમને બહુ કામમાં આવશે. અને નેક્સ્ટ યર પર્સનલી હું રાહ જોઉં છું કે તમે લોકો શું કરો છો, કારણ કે આ વર્ષનું જે તમારી સ્ટ્રેટેજી હતી હેન્ડ્સ ડાઉન ધી બેસ્ટ. ભલે પ્રોફિટ થાય લોસ થાય हाँ वो तो ડઝન્ટ મેટર, પણ બહુ સરસ સ્ટ્રેટેજી હતી. રેડિયો એલજે તરફથી હું થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું કે તમે લોકો તમારો ટાઈમ આપ્યો, તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો. आपको भी हम थैंक यू बोलेंगे अपॉर्चुनिटी देने के लिए. આપવામાં थैंक यू. થેન્ક યુ.